तो एंड क्लास का जो 7 लेसन है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, उसका जो सेकंड क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या देखना, हमें डिफरेंस देखना है कि इन दोनों के अंतर क्या होता है, यानी दोनों एक दूसरे से अलग किस प्रकार से हैं। तो वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी होती क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एन एरिया वेयर वाइल्ड लाइफ आर प्रोटेक्ट इन देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो एरिया होती है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव अभ्यारण्यों को क्या किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर, प्राकृतिक आवास के अंदर। प्राकृतिक आवास, अब उनको क्या किया जाता है, प्राकृतिक आवास के अंदर छोड़ दिया जाता है और ओनली उसका प्रोटेक्शन रखा जाता है, यानी कि किसी भी तरीके से उसको हंटिंग वगैरह या फिर उसको पोचिंग वगैरह या फिर उसको गैर कानून इलीगल तरीके से उसकी जो हंटिंग करने से रोका जाता है। जबकि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर होता क्या है कि बायोस्फीयर रिजर्व इज एन एरिया विच प्रोटेक्ट्स एंटायर बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो ऐसा एरिया होता है जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एंटायर बायोसिटी, यानी कि एंटर का मतलब संपूर्ण बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जो जीवों के अंदर विविधता पाई जाती है, प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, एनिमल्स के अंदर पाई जाती है, इनका क्या किया जाता है, प्रोटेक्शन किया जाता है। जैसे कि वाइल्ड लाइफ आ गया, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव आ गए, प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए और ट्राइबल्स कल्चर हो गए। और उसके अंदर बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, कंपेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बहुत बड़ा होता है, जिसके अंदर क्या रहते हैं, ट्राइबल्स आदिवासी जनजाति भी रहती है उसके अंदर। तो उस एरिया के अंदर जो ट्राइबल्स कल्चर रहते हैं, जो आदिवासी जनजाति रहती है, उनका भी क्या किया जाता है, प्रोटेक्शन किया जाता है। और उसके साथ साथ में एनिमल्स वगैरह सबका क्या किया जाता है, उसका कंजर्व किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन किया जाता है। और इसके अंदर केवल ओनली ऑन एनिमल्स का प्रोटेक्शन किया जाता है। इसके अंदर जो ट्राइबल्स कल्चर वगैरह या फिर जो प्लांट्स की जो बायोडाइवर्सिटी उसका इतना खास तौर पर ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि इसके अंदर ओनली ऑन वाइल्ड लाइफ वन्य जीव अभ्यारण्यों का ध्यान दिया जाता है, प्रोटेक्शन किया जाता है। इसके अंदर पूरे के पूरे प्लांट्स, एनिमल्स, ट्राइबल सब कुछ आ गए इसके अंदर। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, दे मे बी कंडक्टेड और कंट्रोल बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, यानी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इनको कंडक्ट या इसके अंदर जो इसको कौन कंडक्ट कर सकता है, गवर्नमेंट भी कर सकती है और प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है। जबकि जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है इसके ऊपर जो ओनली कौन चला सकता है, गवर्नमेंट चला सकती है। ओनली कैन बी कंडक्टेड, इसको संचालित किया जा सकता है या फिर उसको नियंत्रित किया जा सकता है ओनली बाय गवर्नमेंट के थ्रू, उसको कंडक्ट किया जा सकता है, संचालित किया जा सकता है। और जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को गवर्नमेंट भी कर सकती है और प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है। थर्ड इसके अंदर आ रहा है, इन दिस एरियाज टूरिज्म इज परमिटेड, यानी इस एरिया के अंदर क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर क्या हो जाता है, टूरिज्म, जो यात्री आते हैं इसकी यहाँ पर परमिशन दी जाती है, वहाँ पर घूम सकते हैं, कर सकते हैं ना। जबकि इन दिस एरियाज टूरिज्म नॉट परमिटेड, यहाँ पर क्या होता है, यात्रियों को मतलब परमिट नहीं किया जाता, घूमने की परमिशन नहीं दी जाती है, अनुमति नहीं दी जाती है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, दे हैव ए लेस एरिया कंपेयर टू बायोस्फीयर रिजर्व, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जो एरिया होता है वो कम होता है, और जबकि जो बायोस्फीयर रिजर्व का होता है बहुत बड़ा एरिया होता है। इन दिस एरियाज बायोस्फीयर रिजर्व हैव मोर एरिया इंक्लूड। अब बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर ओनली ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, और बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर वाइल्ड लाइफ बहुत सारी, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ सकती है, दो भी आ सकती है, तीन भी आ सकती है, उसके अंदर नेशनल पार्क भी आ सकते हैं, है ना। और हमने ये भी ऊपर पढ़ा था कि इसके अंदर क्या आ रहा है, ट्राइबल कल्चर भी आ सकता है किसके अंदर, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। इसका मतलब इसके अंदर ओनली ऑन क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और जबकि इसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक से ज़्यादा भी आ सकती है, दो तीन और नेशनल पार्क है, ट्राइबल्स वगैरह आदिवासी जनजाति है वो आती है ना। इसका मतलब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, जो इसका जो एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कम। तीसरा नेक्स्ट पांचवा है कि इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हंटिंग, पोचिंग एंड कैटल ग्रेजिंग, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हंटिंग यानी शिकार करते हैं, नॉर्मल अपने जो आदिवासी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाने पीने के लिए हमेशा रोज डेली रूटीन के लिए क्या करते हैं, शिकार करते हैं, तो उनका हंटिंग। पोचिंग जो गैर कानूनी शिकार होता है,
जैसे कि किसी टाइगर की स्किन, खाल को या फिर जो एलिफेंट्स की जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, उनका मतलब शिकार करने के लिए उसको क्या करते हैं, कानूनी तरीके से क्या करते हैं, उनको मार देते हैं। कहने का मतलब है कि पैसों के लालच के अंदर शिकार करना क्या कहलाता है, पोचिंग कहलाता है। जबकि अपनी लाइफ को सेटलमेंट करने के लिए, अपने जीवन जीने के लिए जो शिकार किया जाता है, खाने के लिए, भोजन के लिए जो शिकार किया जाता है, वो होता है हंटिंग। कैटल ग्रेजिंग एंड फायरवुड कलेक्शन एक्सेट्रा इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। एंड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर शिकार करना, गैर कानूनी शिकार करना, अपने पशुओं को चराना या जलाने वाली लकड़ी को कलेक्शन करना भी इसके अंदर पूरी तरीके से मना होता है। यानी यहाँ से हम ना शिकार कर सकते हैं, ना अपने पशुओं को चरा सकते हैं, है ना, ना ही लकड़ी कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ बिल्कुल प्रोहिबिटेड, यानी सख्त क्या होता है, प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है मना होता है। ये इसके अंदर ये हम ये चीज़ें नहीं कर सकते। जबकि इन बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कलेक्शन ऑफ फायरवुड, हम क्या कर सकते हैं, लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी हम कलेक्ट कर सकते हैं उसके अंदर। कैटल ग्रेजिंग, अपने पशुओं को चरा सकते हैं, यानी जो आदिवासी जनजाति होती है वो अपने पशुओं को वहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर चरा सकती है। और हंटिंग, जैसे अपने भोजन के लिए शिकार कर सकती है ना, कौन से, अपने भोजन के लिए, ना कि पैसों के लालच में जैसे टाइगर वगैरह है उनको स्किन के लिए मारना, या टास्क जो एलिफेंट के जो दांत होते हैं उनको शिकार करना, ये बिल्कुल क्या होता है, अलाउड नहीं होता है। ओनली हंटिंग, अपने खाने पीने के लिए शिकार कर सकते हैं। तो इसके अंदर मेनली क्या होता है, ये 5 डिफरेंस हैं इसके अंदर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस होगा बी वाला, सेकेंड बी क्या है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यानी कि जो जू होता है, चिड़ियाघर होता है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको हम वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं हिंदी के अंदर, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। जू के अंदर हमने देखा कि जो जानवर होते हैं वो पिंजरे के अंदर बंद होते हैं और पब्लिक उनका क्या करते हैं, देखती रहती है, एग्जीबिशन करती रहती है, वो प्रदर्शनी के लिए लगाए जाते हैं। अब होता क्या है इसके अंदर, जो फर्स्ट डिफरेंस आ रहा है इसमें देख लेते हम कि जू इज एन एरिया, जो एक ऐसा एरिया होता है वेयर, यानी जहाँ एनिमल्स आर केप्ट, जहाँ जानवरों को रखा जाता है इन केज, यानी पिंजरे में रखा जाता है, फॉर पब्लिक एग्जीबिशन। यानी कि जो पब्लिक एग्जीबिशन, यानी जो जनता के, जो पब्लिक होती है उसके लिए प्रदर्शनी के लिए उन पिंजरों में रखा जाता है, किसको, जानवरों को। यानी कि जू के अंदर क्या किया जाता है, जानवरों को पिंजरों में रखा जाता है और पब्लिक उनको देखती है। जब भी कोई विजिटिंग करने के लिए आते हैं, विजिट करने के लिए आते हैं, या फिर ऐसे घूमने के लिए आते हैं, तो उन जानवरों को देखते हैं। तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक एग्जीबिशन, यानी जनता की प्रदर्शनी के लिए उनको पिंजरों में रखा जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एन एरिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक एरिया होता है जहां वाइल्ड लाइफ आर केप्ट इन देयर नेचुरल हैबिटेट। जो वन्य जीव होते हैं, वाइल्ड लाइफ होते हैं, उनको रखा जाता है केप्ट इन देयर, उनके नेचुरल हैबिटेट, यानी प्राकृतिक आवास। यानी कि जो नेचुरल हैबिटेट होता है प्राकृतिक आवास के अंदर रखा जाता है, जबकि इसको किस में रखा जाता है, पिंजरों के अंदर रखा जाता है। जू कंटेन, जू के अंदर होते हैं, कंटेन होते हैं द एनिमल्स विच, वो एनिमल्स होते हैं जो आर ब्रॉड लाए जाते हैं, ब्रॉट इन लाए जाते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड और कंट्री, देश या दुनिया के अलग अलग भागों से लाए जाने वाले जानवर होते हैं जू के अंदर। किसके लिए, फॉर एग्जीबिशन, यानी प्रदर्शनी के लिए उनको अलग अलग विदेशों से या फिर अपनी देश के अलग अलग भाग से उनको लाकर उन पिंजरों के अंदर बंद रखा जाता है, और लोगों को जागरूक किया जाता है, या लोगों को उनके बारे में जानकारी मिलती है कि किस तरीके के जानवर पाए जाते हैं हमारे देश के अंदर। जो वाइल्ड लाइफ का जो सेकंड पॉइंट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंटेंट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं विच आर फाउंड लोकली इन दैट एरिया। यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर वो जानवर होते हैं जो उसी एरिया के अंदर पाए जाते हैं, अलग अलग देश के अलग अलग पार्ट से नहीं लाया जाता, कोई भी विश्व के अलग अलग पार्ट से नहीं लाया जाता। जबकि कोई भी एक एरिया होता है ना, तो जैसे सोयामाधोपुर है या फिर जो केवलादेव नेशनल पार्क है, तो उसके अंदर क्या होता है, उस एरिया की, ओनली उस एरिया की ही जानवरों को क्या किया जाता है, उसके अंदर रखा जाता है। थर्ड, इन जू वाइल्ड लाइफ एनिमल्स कांट फ्रीली
रैम्बल, रैम्बल का मतलब होता है घूमना, रैम्बल का मतलब घूमना। यानी जू के अंदर क्या करते हैं, हमें पता वाइल्ड लाइफ जो जानवर होते हैं वो पिंजरों के अंदर कैद होते हैं, वो फ्रीली क्या कर सकते हैं, घूम नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते, फ्रीली आसानी से घूम नहीं सकते हैं ना, पिंजरे के अंदर पड़े रहते हैं। जबकि अंदर इसके अंदर होता क्या, इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बट इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर एनिमल्स कैन फ्रीली रैम्बल, क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, इधर उधर टहल सकते हैं, है ना। तो इन के अंदर ये मुख्य तौर पर ये क्या है, 3 डिफरेंसेस है किसके अंदर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जू के अंदर। नेक्स्ट हमारा तीसरा सी, तो सी पॉइंट क्या हमारा, एंडेंजर्ड स्पीसीज और एक्सटिंक्ट स्पीसीज के अंदर क्या करना, हमें डिफरेंस देखना है। एंडेंजर्ड स्पीसीज होती क्या है, ऐसी स्पीसीज जो खतरे के कगार पर है। एंडेंजर का मतलब खतरे पर है, एंडेंजर का मतलब ही होता है खतरा। एंडेंजर्ड स्पीसीज जो खतरे की कगार पर है, जिसके नंबर हम देखते हैं कि घट रहे हैं। और एक्सटिंक्ट का मतलब होता है बिल्कुल दुनिया से विलुप्त हो जाना, खत्म हो जाना। एक्सटिंक्ट का मतलब विलुप्त हो जाना, गायब हो जाना दुनिया से ही। तो सी पॉइंट में क्या कह रहे हैं इसमें, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एंडेंजर्ड का मतलब होता है संकटग्रस्त प्रजाति, और एक्सटिंक्ट स्पीसीज का मतलब होता है विलुप्त प्रजाति, विलुप्त यानी गायब हो चुकी दुनिया से। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें कह रहा है, द एनिमल्स वूज नंबर्स, द एनिमल्स वूज नंबर्स आर डिक्रीजिंग। एनिमल जिसके जो नंबर है, जिसकी संख्या है, वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, घट रही है, टू ए लेवल, ऐसे स्तर तक गिर रही है, देट जो देट माइट बी फेस एक्सटिंक्शन, जो माइट बी फेस, जो एक्सटिंक्शन यानी जो विलुप्त होने के सामना कर रही है, फेस का मतलब सामना करना, जो विलुप्त होने का सामना कर रही है इन न्यू फ्यूचर, यानी आने वाले फ्यूचर के अंदर। ये मतलब इनकी जनसंख्या इस तरीके से घट रही है, धीरे धीरे इतने घट रही है कि आने वाले नियर फ्यूचर, यानी आने वाले फ्यूचर के अंदर, भविष्य के अंदर इसकी जनसंख्या हो सकती है, विलुप्त हो सकती है। इसको हम क्या कहते हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। एक्सटिंक्ट स्पीसीज के अंदर द स्पीसीज विच गेट कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, है ना। ऐसी स्पीसीज जो गेट कम्प्लीटली यानी पूर्ण रूप से एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है, फ्रॉम द वर्ल्ड यानी कि विश्व से पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। ऐसे हम स्पीसीज को क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। यानी ऐसी स्पीसीज जो दुनिया के अंदर कहीं पर भी नहीं मिलेगी, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, द मेंबर्स ऑफ दिस स्पीसीज आर लिविंग टुडे। आज इनके जो मेंबर्स है, वो इस स्पीसीज के जो मेंबर्स हैं, सदस्य है, वो क्या अभी भी हैं, जीवित हैं, लेकिन बट देयर नंबर हैज डिक्रीज, लेकिन उनकी जनसंख्या क्या हुई है, घटी है। लेकिन आज भी इसके मेंबर, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज के आज भी मेंबर पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं। लेकिन हम कुछ सालों का डिफरेंस देखते तो इसके जो नंबर है वो डिक्रीज हुए, घटे हैं। इस तरीके से घट रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर के अंदर ये पुल खत्म हो सकती है ना। These are not there are not present any survival member of this species। इस जाति के कोई भी जीवित मेंबर नहीं पाए जाते प्रेजेंट के अंदर, है ना। इन होल वर्ल्ड, पूरे दुनिया के अंदर कहीं भी आप ढूंढोगे तो भी इस विलुप्त प्रजाति के कोई भी मेंबर आपको नहीं मिलेंगे। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, जैसे अफ्रीकन वाइल्ड डॉग, यानी अफ्रीकन वाइल्ड डॉग अभी भी है अफ्रीका के अंदर, ऐसी जगह पर भी है, लेकिन इसकी जो नंबर है वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, तेजी से घट रहे हैं। यानी इसकी जो नंबर है वो तेजी से घट रहे हैं। जैसे गोडाउन है, हमारा राजस्थान का जो पक्षी है गोडाउन, उसके भी नंबर घट रहे हैं। एशियाटिक लॉइन है, एशिया का जो लॉइन है, उसके भी नंबर घट रहे हैं, वो भी एक खतरे की संकटग्रस्त प्रजाति है। डॉल्फिन्स ऑफ गंगा, यानी कि गंगा की जो डॉल्फिन्स है वो अब रोहिडा, रोहिडा है, रोहिडा पेड़ है, वो भी क्या कर रहा है, उसको खतरे की कगार पर। इंद्रोग पेड़ होता है, फोक ट्रीज होता है, एक्सेट्रा। इसके अंदर हम देखें एक्सटिंक्ट स्पीसीज के अंदर देखते हैं बर्ड डूडो, डूडो बर्ड, यानी जो बर्ड डूडो होता है, बर्ड डूडो है, वाइल्ड पिजन है, यानी जंगली कबूतर है, वो क्या पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे जंगली कबूतर। तस्मानियन टाइगर, तस्मानियन जगह, तस्मान होता है उसकी जगह का जो टाइगर है वो भी खत्म हो चुका पूरी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर।
वुड साइकेड्स, ये भी एक पेड़ होता है ना, ये भी क्या हो गया, दुनिया से विलुप्त हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, गायब हो गया, अब नहीं मिलने वाले हैं। तो ये हमने मेन डिफरेंस देखे थे एंडेंजर्ड स्पीसीज और एक्सटिंक्ट स्पीसीज के अंदर। आगे वाला पॉइंट है हमारा फ्लोरा और फ्योना के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो फ्लोरा और फ्योना के अंदर, फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति वर्ग और फ्योना का मतलब होता है वन्य जीव वर्ग या जीव वर्ग होते हैं जानवर वर्ग। अब फ्लोरा क्या होता है इसके अंदर, द प्लांट्स लाइफ, यानी कि जो प्लांट्स लाइफ होती है, जीव होते हैं, जो पौधे जीव होते हैं, विच आर फाउंड, जो पाए जाते हैं इन ए पर्टिकुलर एरिया, जो एक विशेष क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं, वनस्पति वर्ग कहते हैं फ्लोरा। और जबकि द एनिमल्स लाइफ विच आर फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन, यानी कि जो प्लांट्स लाइफ होती है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं, और जो एनिमल लाइफ्स होती है और जो पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं फ्योना कहते हैं। अब फ्लोरा, फ्लोरा कैन मेक फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फ्लोरा होता है वनस्पति जीव होते हैं, अब वो क्या करते हैं, इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है इसके अंदर, है ना, तो जिसकी वजह ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की वजह से, हेल्प से क्या कर सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। जबकि फौना के अंदर कोई भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, यानी फ्योना कांट मेक देयर ओवन फूड, यानी अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। तो अगले वाला पर्सन हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग, यानी कि अगर हम डिफोरेस्टेशन के क्या देखते हैं, हम इफेक्ट देखते हैं किसके ऊपर, तो हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन द फ्लोइंग, यानी कि डिफोरेस्टेशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, वाइल्ड एनिमल्स पे इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, और इन्वायरमेंट पे इसके इफेक्ट क्या पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ ऑन द विलेज, विलेज या सिटी, और भी हम आगे वाले पॉइंट डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। फॉरेस्ट इज द प्राइमरीली नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनी एनिमल्स, बर्ड्स, है ना, कोई भी बर्ड्स है, एनिमल्स है, उसका जो प्राकृतिक आवास होता है वो कौन होता है, फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं। अगर हम जंगल को काट देंगे, फॉरेस्ट को काट देंगे, तो उनके जो एनिमल्स वगैरह हैं, बर्ड्स वगैरह हैं, इनके जो नेचुरल हैबिटेट है वही ख़त्म हो जाएंगे। जब इनकी जो रहने वाले आवास ख़त्म हो जाएंगे तो धीरे धीरे इनकी जो ब्रीडिंग है, इसका जो पॉपुलेशन बढ़ना है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये क्या करेंगे, दूसरे एरियाज़ की तरफ, जैसे गाँव की तरफ भागेंगे करेंगे, तो ये क्या करेंगे, उनको मार दिया जाएगा। इस तरीके से इनका क्या होता है, आवास को डिस्टर्ब करेंगे, इसका पॉपुलेशन क्या करेगी, घट जाएगी। तो फॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट क्या होता है, इसका नेचुरल हैबिटेट और प्राकृतिक आवास होता है किसी भी एनिमल और बर्ड्स का। ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन के कारण नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, है ना, तो नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स है इनका नेचुरल हैबिटेट है वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, है ना। एज ए रिजल्ट देयर पॉपुलेशन इज डिक्रीज, जिसकी वजह से उनका पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पर बढ़ती है, प्राकृतिक आवास में, अपने आवास के अंदर ही बढ़ती रहती है। दूसरा होता है कि इन्वायरमेंट की इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन के कारण क्वांटिटी ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो CO2 की जो क्वांटिटी है वो रैपिडली यानी तेज़ी से क्या करेगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। एज ए रिजल्ट, जिसके कारण एयर पोल्यूशन इज इंक्रीज, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन क्या करेगा, बढ़ जाएगा, वायु प्रदूषण बढ़ जाएगा। सेकेंड पॉइंट, ड्यू टू डिफोरेस्टेशन ग्लोबल वार्मिंग, दैट्स मीन अर्थ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। अब डिफोरेस्टेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग, यानी कहने का मतलब ये है कि जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा इन्वायरमेंट के अंदर। थर्ड पॉइंट, नेचुरल वाटर साइकिल हैज़ बीन डिस्टर्ब, जो पानी वाटर साइकिल है, बारिश होने का जो साइकिल है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे जो रेनफॉल का जो पैटर्न है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, किसकी वजह से, डिफोरेस्टेशन की वजह से, किसके अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर। अब नेक्स्ट सी पॉइंट देखते हैं हम, इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन विलेज, यानी कि विलेज के ऊपर इसका डिफोरेस्टेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं
कि जो गाँव के अंदर होता है वो क्या होती है, कृषि होती है, खेती होती है, और खेती के लिए क्या चाहिए, उपजाऊ मिट्टी चाहिए, टाइम पे क्या चाहिए, बारिश चाहिए। तो डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या होगा, एक तो टाइमली क्या होगी, बारिश नहीं होगी। जब तो हम किसके ऊपर, दी इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन विलेज, द सोर्स ऑफ अर्निंग इन विलेज इज फार्मिंग। जो गाँव के अंदर होता है, वो जो कमाई का जो सोर्स होता है, अर्निंग यानी कमाई का जो सोर्स होता है, वो क्या होती है, फार्मिंग होती है। विच रिक्वायर फर्टाइल सॉइल, जिस फार्मिंग के लिए क्या चाहिए हमें, उपजाऊ मिट्टी चाहिए, है ना, विच कैन बी होल्डेड बाई रूट्स ऑफ द ट्रीज। अब उसको कौन पकड़ के रखता है उपजाऊ मिट्टी को, पेड़ की पौधे, जो पौधे की जो जड़ें होते हैं, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं, उनको पकड़ के रखती है। ड्यू टू फॉरेस्टेशन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, वनों के कटाव के कारण सॉइल इरोजन इज अकर्ड। सॉइल का, मृदा का क्या हो जाएगा, अपरदन यानी मिट्टी का क्या हो जाएगा, कटाव हो जाएगा। जब मिट्टी का कटाव हो जाएगा तो ऊपर वाली मिट्टी बहकर चली जाएगी। अब क्यों बहकर चली जाएगी, कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों का कटाव हो रहा है, और उन मिट्टी को पकड़ के रखने वाले जो पेड़ पौधे वो प्रेजेंट नहीं है, तो जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है। सो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीज, जिसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एज वेल एज, इसके साथ में प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप विल डिक्रीज, इसके साथ में जो फसल का जो उत्पादन है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। द अवेबिलिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेज इन पॉन्ड्स एंड लेक ऑफ विलेज, जो गाँव के अंदर जो तालाब वगैरह होते हैं, उनके अंदर जो पानी की जो उपलब्धता है वो भी कम हो जाएगी। रीज़न ये कि डिफोरेस्टेशन होगा तो उससे बारिश भी टाइम पे नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से तालाबों के अंदर पानी की जो आवक है, अवेबिलिटी है, उपलब्धता है, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये हमने पढ़ा था डिफोरेस्टेशन के इफेक्ट किसके ऊपर, वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, इन्वायरमेंट और विलेज पर। नेक्स्ट वाला हमारा है इसका जो इफेक्ट देखेंगे हम, सिटीज, अर्बन एरियाज के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, अर्थ के ऊपर क्या पड़ेगा, और नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर क्या पड़ेगा। अगले वाला पॉइंट है हमारा कि सिटीज के ऊपर, जो अर्बन एरियाज है उसके ऊपर डिफोरेस्टेशन का क्या फर्क पड़ेगा। तो वी नो दैट, हम देखते हैं कि वी नो दैट CO2 जनरेटेड बाय व्हीकल एंड इंडस्ट्रीज एरिया इज कंज्यूम्ड बाय प्लांट। अब जो CO2, हम जानते हैं कि जो CO2 जो जनरेट होती है, निकलती है किससे, व्हीकल से और इंडस्ट्री से, वो किसके द्वारा कंज्यूम उपयोग में ले ली जाती है, किसके द्वारा, प्लांट के द्वारा। अब होगा क्या, बट ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, वनों के कटाव के कारण, डिफोरेस्टेशन के कारण CO2 लेवल इज इंक्रीज इन एयर, और हवा में क्या होगा, CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, एंड कोज एयर पोल्यूशन, जिसकी वजह से अर्बन एरियाज के अंदर क्या बढ़ जाएगा, एयर पोल्यूशन बढ़ जाएगा। मैनी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स रिलेटेड डिजीज, जो हमारे जो श्वसन संबंधी जो बीमारियां हैं, जैसे कि अस्थमा और भी बहुत सारी, जो विल हैव बीन इंक्रीज, क्या होगी, बढ़ जाएगी। द लाइफ स्टाइल ऑफ अर्बन पीपल आल्सो विल बी डिस्टर्ब, जो अर्बन पीपल है, जो शहरी लोगों का जो जीवन स्तर है, जीवन शैली, वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, किसकी वजह से, डिफोरेस्टेशन की वजह से। इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन अर्थ, यानी कि जो इफेक्ट डिफोरेस्टेशन का जो अर्थ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। क्लाइमेट ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का जो, द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का जो क्लाइमेट है चेंज होगा ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्या हो जाता है, जो अर्थ का जो क्लाइमेट है वो चेंज हो जाएगा। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। अब ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रहा है, डिफोरेस्टेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि डिफोरेस्टेशन की वजह से CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, CO2 का लेवल बढ़ जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो अर्थ का जो क्लाइमेट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, द सॉइल लॉसेस इट्स फर्टिलिटी एंड आर कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स, जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है डिफोरेस्टेशन की वजह से वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी, डेजर्ट के अंदर, मुर्स्तल के अंदर चेंज हो जाएगी। देर आर चांसेस ऑफ इंक्रीजिंग नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड एंड ड्रॉट्स। अब अर्थ के ऊपर डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या होंगे, जो नेचुरल डिजास्टर है, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होने के जो चांसेज है, अवसर है, वो बढ़ जाएंगे। कौन कौन से नेचुरल कैट, जैसे कि फ्लड है, सूखा वगैरह पड़ना शुरू हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑन नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर डिफोरेस्टेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा।
तो ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन की वजह से मैनी फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जो आज हमारे को और हमने हमारी जो गई हुई पीढ़ी को जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो अवेलेबल हो रहे थे, अब वो क्या हो रहा है, डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या हो जाएंगे, फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, हो सकता है कि दुनिया से भी क्या हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए। वो क्या होगा, डिफोरेस्टेशन की वजह से अवेलेबल नहीं होंगे नेक्स्ट जनरेशन को, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है विल नॉट बी अवेलेबल, उपलब्ध नहीं होंगे, हमारी नेक्स्ट आने वाली जनरेशन को उपलब्ध नहीं होंगे। नेक्स्ट जनरेशन विल फेस मैनी नेचुरल कैलेमिटीज, जो आने वाली जो पीढ़ी नेक्स्ट जनरेशन वो फेस सामना करेगी नेचुरल कैलेमिटीज की, प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि ड्रोट है, फ्लड है, उसका क्या करेगी, सामना करना पड़ेगा। क्योंकि डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या होगा, वाटर साइकिल चेंज हो जाएगा, जो वाटर साइकिल चेंज हो जाएगा तो रेनफॉल का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, जब रेन पैटर्न का जो पैटर्न है वो चेंज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, या तो सूखा पड़ेगा या क्या हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। तो उसका क्या करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगी, उसका सामना करना पड़ेगा। ड्यू टू डिफोरेस्टेशन की वजह से सॉइल फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, हैज डिक्रीज, जो मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो क्या हो गया, घट गया, जिसकी वजह से लेस फर्टाइल सॉइल, कम उपजाऊ मिट्टी विल बी अवेलेबल, उपलब्ध होगी किसको, और हमारी नेक्स्ट जनरेशन को। तो ये था हमारा डिफोरेस्टेशन का इफेक्ट ऑन विलेज अर्बन एरियाज ऑन अर्थ और नेक्स्ट जनरेशन, है ना, वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका हमने क्या देखा था, डिफोरेस्टेशन का इफेक्ट देखे था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट विल बी हैपन इफ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज, अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो क्या होगा। अब सभी को पता है कि अगर हम पेड़ों को काटेंगे देयर इज इंक्रीजिंग CO2 लेवल इन एटमॉस्फेयर, अगर हम पेड़ों को काटेंगे क्या होगा, CO2 का लेवल क्या करेगा, एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ बढ़ जाएगा। यानी कि अगर हम क्या करेंगे, पेड़ों को काटेंगे, पेड़ क्या करते हैं, CO2 का यूज़ करते हैं, अगर पेड़ ही काट लेंगे तो CO2 को यूज़ करने वाले जो प्लांट स्पीसीज वो कम हो जाएगी, अगर कम हो जाएगी तो CO2 का लेवल क्या करेगा, एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या होगा, अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो रेनफॉल पैटर्न है विल बी चेंज, जो बारिश होने का जो पैटर्न है ना, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कभी कम कभी ज़्यादा बारिश हो जाएगी, कभी कभी होगी भी नहीं, इस तरीके से बारिश का जो पैटर्न है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ का जो टेम्परेचर विल इंक्रीज, ग्लोबल वार्मिंग जो अर्थ का जो टेम्परेचर वो विल इंक्रीज, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पोल्यूशन लेवल ऑफ एयर विल बी इंक्रीज, अब CO2 लेवल बढ़ेगा तो पोल्यूशन जो एयर पोल्यूशन है उसका जो लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है, देयर विल बी इंक्रीज द चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, तो यहाँ पर क्या होंगे, जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनके होने की जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, जैसे कि सूखा पड़ना, अकाल पड़ना और बाढ़ का आना, इसकी जो चांसेस है वो क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विल डिक्रीजेस, जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, किसकी वजह से, अगर हम पेड़ों को काटते काटते जाएंगे। नेक्स्ट है बी वाला, इफ़ द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब, अब किसी भी जानवर के उसके आवाज़ को अगर हम डिस्टर्ब कर देते हैं तो होगा क्या, अब डिस्टर्ब कर देंगे वो क्या करेंगे, नेचुरल उसका जो आवाज़ है उसको डिस्टर्ब करेंगे, वो क्या करेंगे, दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी जगह की तरफ मूव करेंगे। इससे होगा क्या, हम जानते हैं कि वी नो दैट हैबिटेट ऑफ एन एनिमल, किसी भी जानवर का जो आवास है, हैबिटेट यानी आवास है, हैबिटेट ऑफ एन एनिमल्स प्रोवाइड इट मैनी नेसेसिटीज, नेसेसिटी की बहुत आवश्यकता उनको प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है, कौन, उसका जो आवास, जैसे कि आवास में शेल्टर रहने के लिए जगह, फूड और प्रोटेक्शन सुविधा, जो सुरक्षा होता है वो प्रोवाइड करता है, कौन, हैबिटेट आवास। इफ़ वी डिस्टर्ब द हैबिटेट ऑफ द एनिमल, अगर हम किसी भी एनिमल के जो हैबिटेट को डिस्टर्ब कर देते हैं तो द स्पीसीज ऑफ एनिमल, जो जानवर की जो प्रजाति विल गेट अफेक्टेड, प्रभावित होगी, उसकी जो प्रजाति है वो उसकी अफेक्ट प्रभावित होगी, विच रिजल्ट इन डिस्टर्बेंस इन फूड चेन, जिसकी वजह से फूड चेन में क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस हो गया। अब इनके आवाज़ को हम ख़त्म कर देंगे तो ये क्या करेंगे, दूसरी तरफ जाएंगे, है ना, तो उनको क्या करेंगे, दूसरे जानवर
मार देगी, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एनिमल्स विल बी फोर्स्ड, अगर उसकी आवाज़ ही ख़त्म कर देंगे तो फोर्स यानी वो बलपूर्वक या फिर मजबूरन टू गो अदर प्लेसेज, वो दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में और आवास की तलाश में। एंड हैंस, इस प्रकार से दे कुड बी किल्ड बाय अदर एनिमल्स, और उनको क्या करेंगे, जो बड़े खतरनाक जो जानवर हैं उन छोटे जानवरों को क्या करेंगे, मार देंगे। क्या करने से, अगर हम किसी भी जानवर की आवाज़ को, हैबिटेट को क्या कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे या फिर उसकी आवाज़ को हम ख़त्म कर देंगे तो ये इफेक्ट पड़ेगा। तो सी पॉइंट क्या कह रहे हैं, द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोज्ड, अगर हम मिट्टी की जो टॉप लेयर होती है उसको हम ऐसे खुला छोड़ देते हैं तो होगा क्या, है ना। अगर हम वी एक्सपोज द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल देन दिस टॉप फर्टाइल लेयर, अगर हम एक्सपोज कर देते हैं टॉप लेयर, मिट्टी की टॉप लेयर को, तो तब दिस टॉप फर्टाइल लेयर, ये जो मिट्टी की जो टॉप फर्टाइल जो मिट्टी की जो लेयर है वो क्या करेगी, फ्लू या कैरी अवे, उड़ाकर या बहकर ले जाएगी बाय विंड एंड वाटर, या तो हवा या पानी के द्वारा उसको क्या बहकर ले साथ में ले जाएगी। पीछे क्या बचेगी, मिट्टी की सेकंड लेयर बचेगी, है ना, जो कैसी होती है, रॉकी और हार्ड होती है। अब होगा क्या, और इस तरीके से बहकर ले जाने को हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। यानी अगर हम क्या कहते देखते हैं कि जो वायु एंड जो विंड होती है, वाटर द्वारा कोई भी टॉप लेयर मिट्टी की बहकर ले जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहलाता है ना। द सेकेंड लेयर ऑफ द सॉइल इज हार्ड, जो सेकेंड लेयर होती है सॉइल की वो कैसी होती है, हार्ड और रॉकी, कुछ पथरीली होती है, हार्ड होती है नेचर के अंदर, है ना, जिसकी वजह से ड्यू टू कंटिन्यू सॉइल इरोजन, इस तरह से लगातार सॉइल इरोजन हो जाएगा, मिट्टी का अपरदन होता जाएगा, तो विल मेक द लैंड इनफर्टाइल, जिसकी वजह से जो ये भूमि है, ये जो ज़मीन है वो क्या बन जाएगी, अनउपजाऊ बन जाएगी, बैरन बन जाएगी, है ना। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5th,